Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we are going to study osteoarthritis, its investigation, clinical features and pharmacological along with non-pharmacological treatment. So what is osteoarthritis? Osteoarthritis also known as degenerative joint disease. Basically ये कि हमारे पास joint disease है which is degenerative. इसके अलावा ये most common form है arthritis की. इसके साथ साथ हमारे पास इसमें आ जाता है क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. इसमें हम क्या देखते हैं कि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है. ये नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, दैट्स वाई वी कॉल इट डीजेनरेटिव. अगेन ये क्रॉनिक ग्रेजुअली होती है और इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. होता क्या है, जो जॉइंट फ्लूइड होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्रेपिटेशंस हमें फ़ील होती हैं. क्रेपिटस साउंड्स जो है हमारे जॉइंट जो है वो प्रोड्यूस करता है. तो ये सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, क्रेपिटेशंस. इसके अलावा ये डायग्रामेटिक व्यू है कि हमारे पास इसका जो गैप होता है बिटवीन टू जॉइंट्स वो रिड्यूस हो जाता है. तो ये इसके साथ आ जाएगा इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. फोकल लॉस हमारे पास यहाँ पर आर्टिकुलर हाइलेंड कार्टिलेज का होता है, बिकॉज हमारे पास जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर हाइलेंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो उसका लॉस होता है. इसके अलावा हमारे पास स्वेलिंग भी, बोनी स्वेलिंग और ऑस्टियोफाइट्स भी यहाँ पे नज़र आते हैं, वो हम क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे. इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. हमारे पास दो तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी. जो प्राइमरी होते हैं ना, दे ऑल आर इडियोपैथिक, जबकि जो सेकेंडरी होते हैं वो किसी भी लोकल या फिर किसी भी सिस्टेमिक फैक्टर की वजह से हो सकता है. तो जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें हमारे पास एज बहुत ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करती है कि 45 से ज़्यादा एज वालों में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है, बिकॉज ये एज रिलेटेड होता है. इसके अलावा हमारे पास जेंडर फैक्टर्स भी होते हैं. जेंडर में सबसे ज़्यादा वुमेन को अफेक्ट करता है. इसके अलावा कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या फिर कोई भी हार्ड वर्क करने की वजह से जिसमें ज़्यादातर स्टैंडिंग का काम हो, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से भी. इसके अलावा कोई जॉइंट अलाइनमेंट ऐसी हुई हुई है लाइक बो लेग्स वगैरह, इसके एग्जांपल में आ जाता है. ये कोई जॉइंट इंजरी हुई है, तो ये हमारे सारे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स हैं. जबकि सेकेंडरी हमारे पास कोई भी लोकल या फिर सिस्टमिक, लोकल मतलब एक जगह किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ, सिस्टमिक मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक कोई चीज़ चली गई है. तो उन वजूहात की वजह से, जैसे डायबिटीज़ है, वो हमारे पास एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर है. इसके साथ साथ हमारे पास है अल्कैप्टन यूरिया, जिसको हम एंक्रोनोसिस कहते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस. हमारे पास बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करने लग जाती है हमारी बॉडी, एंड देन मार्क्ड ओबेसिटी जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो. ये सबसे ज़्यादा हमारे पास नी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो जो बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन. ओके, नाउ लुक एट द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू डायग्नोस अ केस. और वैसे भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, पेशेंट भी हमारे पास आ रहा है, तो अगर हमें क्लिनिकल फीचर्स नहीं पता होंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वुमेन अफेक्ट होती है मोर देन मैन. तो हमें कोई भी केस आता है, हमें पहले जितनी भी रोमेटोलॉजी हमने पढ़ी है, हमें सबको रूल आउट करना होता है. जैसे गाउट हो गया या फिर सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस हो गए, वहाँ पर क्या होता है, मेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटाइड में ज़्यादातर फीमेल्स के केसेस आते हैं, तो वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मैन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस. और एज 45 से ज़्यादा हो सकती है, और यूजुअली 45 से ज़्यादा ही होती है ऑस्टियो में, क्योंकि हमारे पास ये एज रिलेटेड डिजीज़ है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है. इसके अलावा वेट बेयरिंग जॉइंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में. नी हो गया हमारे पास वुमेन में, और हिप हो गया मैन में.
तो वुमेन में नी क्यों होता है, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनकी थाई बहुत ज़्यादा ओबीस होती है, जो थाई होता है थाई फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वुमेन में ज़्यादातर सारा जो लोड होता है वो नीस पे जाता है, जबकि जो मैन होते हैं उनके बेली बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका सारा जो लोड होता है वो हिप या स्पाइन पे जाता है। इसके साथ साथ ये एसिमेट्रिकल होता है, लाइक एक जॉइंट में हो रहा है तो दूसरे जॉइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे रूमेटाइड में सिमेट्रिकल होता है, एक नी में हुआ तो दूसरी नी में भी होगा, तो दिस इज़ एसिमेट्रिकल। इसके साथ साथ हमारे पास ये मोनो या ओलिगो आर्टिकुलर होता है। मोनो मीन्स एक जॉइंट इफेक्ट होगा और ओलिगो मीन्स मतलब 1 से 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से जॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज जॉइंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे हिप हो गया, नी हो गया, मोस्ट कॉमन वन। उसके बाद हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये मेंशन कर चुकी थी कि इसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंसीडियस होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होता है, लाइक ओवर मंथ्स और ईयर्स में जाके हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मॉर्निंग स्टिफनेस की अगर बात करें तो मॉर्निंग स्टिफनेस केस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर मॉर्निंग स्टिफनेस कम है 15 मिनट से तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि रूमेटाइड वाले जो होते हैं उनकी मॉर्निंग स्टिफनेस 1-1 घंटे तक होती है। इसके अलावा फंक्शनल लिमिटेशन भी इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है, और इसके साथ साथ जॉइंट पेन तो लाइक कंपलसरी है। एग्रीवेट होता है मूवमेंट के साथ और रिलीव होता है बाय रेस्ट। तो यूजुअली हम पेशेंट से एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर्स पूछते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यूजुअली वो बताते हैं कि एक्टिविटी के बाद रात में वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और रेस्ट करने से वो दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब इसके कुछ साइंस देख लेते हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में काफ़ी मिलते हैं। तो एक तो रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस होती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन आती है आपको मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा। क्रेपिटेशंस लाइक क्रेपिटस साउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैल्पेबल कोर्स क्रेपिटस। क्यों होता है ये? ड्यू टू रफ आर्टिकुलर सरफेसेस। इसके अलावा मसल वीकनेस, वेस्टिंग, बोनी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है, और बोनी इनलार्जमेंट हमें मिल रही होती है। अच्छा, बोनी इनलार्जमेंट भी 2 तरह से हमें मिल रही होती है। अगर बोनी इनलार्जमेंट हमारे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की हो रही है तो क्या कहते हैं। इफ़ इट्स PIP देन हम उसको कहेंगे बचार्ड नोट्स। बोनी इनलार्जमेंट मीन्स क्या, कि हमारे पास जो बोन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है इनलार्ज हो जाती है, मतलब आपको एज़ यूजुअल बाकी सारी फिंगर से वो थोड़ी सी जो एक बोन है वो पर्टिकुलर ज़्यादा जो है आपको इनलार्ज बड़ी नज़र आएगी। तो और ये DIP और PIP हमारे फिंगर्स की जॉइंट्स होते हैं। तो अगर DIP में है तो उसको हम कहेंगे हेबर्डन नोट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।